हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस। आज हम लोग पढ़ेंगे राइबोसोम्स के बारे में। तो आई होप आपको इससे पहले जो हमारे टॉपिक्स थे जीन, जेनेटिक कोड, ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे राइबोसोम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि राइबोसोम जो है वो क्या है। ठीक है, तो राइबोसोम जो है राइबोसोम की अगर हम लोग बात करें तो राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब ऑर्गेनिज्म दो तरह के होंगे, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। उसी तरह से राइबोसोम भी दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो 70S राइबोसोम होते हैं और यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो 80S राइबोसोम होते हैं। एस क्या है? पिट्सबर्ग यूनिट है। सेंट्रीफ्यूगेशन जब कराया जाता है तो इस यूनिट में इनकी वैल्यूज आती हैं। तो फर्दर जो 70S राइबोसोम है जो कि प्रोकैरियोट्स के अंदर पाया जाता है, इसके दो सब यूनिट होते हैं, एक होता है बिगर एंड एक होता है स्मॉलर। बिगर सब यूनिट जो है वो 50S का होता है एंड जो स्मॉलर होता है वो 30S सब यूनिट होता है। उसी तरह से जो यूकैरियोट्स हैं उनमें जो है जो राइबोसोम है उनका वो 80S राइबोसोम होता है। इसका जो है इसके भी दो सब यूनिट होते हैं। पहला सब यूनिट जो है बिगर सब यूनिट होता है जो कि 60S का होता है एंड दूसरा जो सब यूनिट है स्मॉलर सब यूनिट वो 40S का होता है। तो इसे जो है सबसे पहले आप अपने रफ में ड्रॉ कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन एटलीस्ट सबको पता होनी चाहिए। ये एकदम बेसिक इंफॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि राइबोसोम अभी तो आप पढ़ रहे हैं, राइबोसोम के बाद जो है हमें ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ना है और ट्रांसलेशन में राइबोसोम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, जब ट्रांसलेशन आप पढ़ेंगे तो प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो यहाँ पे 70S राइबोसोम आएगा। यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो 80S राइबोसोम होगा। अब कौन सा सब यूनिट किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कहाँ पे क्या चीजें हो रही हैं, ये सारी चीजें वहां पे पढ़ेंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको बेसिक तो पता होना चाहिए ना। चलिए इससे पहले नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए, टाइप्स ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम के फर्दर जो है वो टू टाइप्स होते हैं। ये पहला जो टाइप है वो है मैट्रिक्स राइबोसोम एंड दूसरा जो है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन राइबोसोम। मैट्रिक्स राइबोसोम एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन राइबोसोम क्या होता है? सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो है सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन्स को, जो कि जिनका जो मेन जो पर्पस है या फिर जो इनका जो डेस्टिनेशन है ये कहाँ पे रहते हैं, ये सेल के अंदर ही रहते हैं। मतलब राइबोसोम है, राइबोसोम का क्या फंक्शन है? प्रोटीन को बनाना। प्रोटीन वो बनाया, अब वो प्रोटीन जो है सेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है। मतलब सेल के किसी और पार्ट में चला गया, सेल ऑर्गेनेल के पास, वहां पे उसकी नीड है तो वहां पे वो यूटिलाइज होगा। बाकी जहाँ पे उसकी जरूरत होती है वहां पे रहता है, लेकिन सेल के बाहर नहीं जाता है। ठीक है, दूसरा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन राइबोसोम। ये क्या करते हैं? ये प्रोटीन्स को बनाते हैं एंड ये प्रोटीन्स को बना करके इनके प्रोटीन्स घर के अंदर, मतलब जो सेल है वो क्या है, एक छोटा सा घर मान लीजिए, उसके अंदर नहीं रहेंगे, सेल जो है उसके बाहर ये चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन राइबोसोम। तो दो तरह के राइबोसोम है,
पहला है मैट्रिक्स राइबोसोम जो कि प्रोटीन को बनाया, एंड ये प्रोटीन जो है सेल के अंदर ही होंगे, सेल के अंदर के कोई सेल ऑर्गेनल है तो वहां पे ये यूटिलाइज होंगे, सेल में जो भी यहाँ पे इनकी फंक्शनिंग होगा जिस प्रोसेस में वहां पे ये यूज होंगे। दूसरा होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे ये राइबोसोम प्रोटीन्स को बनाए, ये प्रोटीन्स जो है क्या करेंगे, ये सेल के अंदर के लिए नहीं प्रेजेंट है, सेल के बाहर जो है ट्रांसपोर्ट होके जाएंगे, एंड यहाँ पे जिस हिसाब से जहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे इनका यूज होता है वहां पे ये चले जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है मेजर इनके बीच में डिफरेंस होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें स्ट्रक्चर की, कि जो स्ट्रक्चर है राइबोसोम का वो किस तरीके का होता है, तो राइबोसोम जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो कि किसी भी तरह के मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता है, ये इसकी बहुत ही यूनिक फीचर है। ठीक है, आप चाहे किसी भी सेल ऑर्गेनल को देखें, वहां पे क्या होता है कि सेल ऑर्गेनल्स जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, लेकिन राइबोसोम क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन बाउंड जो है वो नहीं होता है। उसके बाद प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स की अगर हम लोग बात करें तो इनके पास जो है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जो है वो स्मॉलर होते हैं एंड लेस डेंस होते हैं इन कंपैरिजन टू द यूकैरियोटिक राइबोसोम। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम होते हैं वो यूकैरियोटिक राइबोसोम के कंपैरिजन में इनकी जो साइज है वो स्मॉल होती है, एंड ये लेस डेंस होते हैं। जब आप पढ़ रहे थे कि 70S राइबोसोम एंड 80S राइबोसोम, तो S क्या था, स्प्रेडबर्ग यूनिट था। ठीक है, अब ये यूनिट कैसे निकलता है, जब आप सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम का, तो उसमें ये पाया गया था कि जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है वो हैवी होता है, ठीक है, वो डेंस होता है, एंड उसका जो वैल्यू वो 80S देखने को मिला था। उसके बाद जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है वो लेस डेंस होता है इन कंपैरिजन टू यूकैरियोटिक, एंड इसकी जो वैल्यू थी वो 70S होगी। उसके बाद अगर हम लोग राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम जो है वो दो सब यूनिट से मिल करके बना हुआ होता है। एक सब यूनिट इसका बिगर सब यूनिट कहलाता है, क्यों, क्योंकि ये बड़ा होता है साइज में, ठीक है, इसके ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होता है, एंड दूसरा जो सब यूनिट है वो स्मॉलर सब यूनिट कहलाता है। ठीक है, अगर आप यूकैरियोट की बात करें तो वहां पे बिगर सब यूनिट क्या होगा 60S, स्मॉलर सब यूनिट क्या होगा 40S। वहीं अगर आप प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में क्या होगा, जो स्मॉलर सब यूनिट है वो 30S का होता है, एंड बिगर सब यूनिट जो है वो 50S का होता है। तो अगर हम लोग राइबोसोम की बात करें तो इसके पास दो सब यूनिट प्रेजेंट होता है। ईच जो सब यूनिट है वो उसके अंदर स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रोटीन्स एंड जो आरएनए है वो प्रेजेंट होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, राइबोसोमल आरएनए एंड राइबोसोमल प्रोटीन कहलाते हैं। जैसे कि इसको हम अभी समझाते हैं, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना कि प्रोकैरियोट के एग्जाम्पल से समझते हैं कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है उसके पास दो सब यूनिट होंगे। ठीक है, तो मान लीजिए ये क्या है, ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है। अब ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है मतलब इसके पास दो सब यूनिट तो होंगे। पहले सब यूनिट को पहले डिस्कस करते हैं कि ये 50S सब यूनिट है, मतलब ये बिगर सब यूनिट है। अब इस बिगर सब यूनिट के पास क्या होगा, प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है एंड आरएनए भी प्रेजेंट होता है, चाहे वो आप किसी की भी बात करें। ठीक है, कि अगर आप यूकैरियोटिक राइबोसोम के सब यूनिट की बात करें बिगर या स्मॉलर, या फिर प्रोकैरियोट की बात करें बिगर या स्मॉलर, सभी के पास प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, एंड ये प्रोटीन्स जो है फिक्स नंबर में प्रेजेंट होते हैं, एंड आरएनए प्रेजेंट होता है, एंड ये राइबोसोमल आरएनए होता है। क्यों, क्योंकि राइबोसोम में प्रेजेंट होता है, एंड ये राइबोसोमल आरएनए जो है ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड के होते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 50S राइबोसोमल जो सब यूनिट है प्रोकैरियोट्स की, उससे हम लोग समझते हैं, तो इसके अंदर जो है 23S जो है एंड 35 rRNA जो है
वो प्रेजेंट होता है। एंड इसमें जो प्रोटीन्स हैं वो 34 प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। वहीं अगर आप 30th सब यूनिट की बात करें तो 30th सब यूनिट जो होता है प्रोकैरियोट का, उसमें 16s rRNA प्रेजेंट होता है एंड 21 प्रोटीन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो है ना, ये अलग अलग जो प्रोकैरियोट होते हैं उसमें डिफर करेंगे एंड यूकैरियोट्स जो है उसमें डिफरेंट होते हैं। इसे आपको याद करना होगा क्योंकि कभी कभी एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, या फिर वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस अगर पूछे जा रहे हैं या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है तो उसमें भी जो है ये पूछा जा सकता है कि मान लीजिए आपको दे देगा यहाँ पे तो जैसे प्रोकैरियोट्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो आपका एक होमवर्क है, चलिए अभी हम दे देते हैं यहीं पे कि यूकैरियोटिक जो राइबोसोम है उसके सब यूनिट्स क्या हैं एंड उस सब यूनिट में आरआरएनए अगर बिगर सब यूनिट है तो उसमें कौन कौन से टाइप के होंगे, एंड उसमें जो प्रोटीन है जिसे क्या कहते हैं राइबोसोमल प्रोटीन, ये कौन से हैं। एंड बिगर सब यूनिट का और स्मॉलर सब यूनिट जो है उसमें आरआरएनए कौन से टाइप का होगा, एंड जो राइबोसोमल प्रोटीन है वो किस तरीके के होंगे, वो कौन से होते हैं, उनके कितने नंबर हैं, कौन से, इसका मतलब ये कि मतलब प्रोटीन जो है वो कितने नंबर्स में प्रेजेंट होगा। जैसे यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में देख रहे थे ना कि 50s राइबोसोमल जो सब यूनिट है प्रोकैरियोट का उसमें 34 प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। 30s जो प्रोकैरियोटिक सब यूनिट है उसके अंदर 21 प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। चलिए इसे आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे स्पेट्सबर्ग यूनिट के बारे में। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से पूछा जा सकता है। तो अगर हम लोग बात करें कि जैसे अगर हम लोग 70s की बात कर रहे हैं तो इसमें जो S प्रेजेंट है ये क्या होता है, ये एक सिमिलर वैल्यू होती है एंड ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है स्पेट्सबर्ग यूनिट। जो फास्टर पार्टिकल अगर ट्रैवल हो रहा है व्हेन सेंट्रीफ्यूगेशन कराया गया है, ठीक है, तो मान लीजिए सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगेशन कराया गया है, वहां पे जो फास्टर पार्टिकल मूव होगा वो जो है उसके पास ग्रेटर वैल्यू होते हैं स्पेट्सबर्ग यूनिट के और सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट का, ठीक है। तो स्पेट्सबर्ग यूनिट होता क्या है, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट होता है जो कि सेंट्रीफ्यूगेशन कराने समय मिलता है, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन जब हुआ है वहां पे पार्टिकल्स ट्रैवल होंगे, पार्टिकल्स जब ट्रैवल होते हैं तो जो पार्टिकल जल्दी ट्रैवल होता है उसका स्पेट्सबर्ग यूनिट या कह सकते हैं कि जो सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट की वैल्यू है वो हायर होती है, ठीक है। चलिए उसके बाद सेडिमेंट जो सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है ये एक फंक्शन ऑफ पार्टिकल होता है, मॉलिक्यूलर वेट का, वॉल्यूम का एंड शेप का, इस बेसिस पे इनकी वैल्यू आती है। हैवियर जो पार्टिकल होता है एंड ऐसा पार्टिकल जो कि बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है, नॉर्मली उसके पास क्या होता है, स्पेट्सबर्ग यूनिट जो है वो लार्जर स्पेट्सबर्ग यूनिट उसका होता है एंड उसका जो सेडिमेंट है वो फास्टर होता है। एंड इसी वजह से जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके जो राइबोसोम होते हैं उनकी वैल्यू प्रोकैरियोट्स के कंपैरिजन में हायर होता है। क्यों? क्योंकि वो डेंसर होंगे ना, वो ज्यादा जो है हैवी होते हैं, वो ज्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं, इस वजह से। चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो आई होप आपको ये स्पेट्सबर्ग यूनिट समझ में आ गया होगा। S रिप्रेजेंट द स्पेट्सबर्ग यूनिट, इट इज आल्सो नोन एज सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। सेंट्रीफ्यूगेशन के समय पे ये जो है निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है, जो पार्टिकल जितना ज्यादा फास्ट मूव करता है सेंट्रीफ्यूगेशन के समय पे उसकी हायर वैल्यू हो जाती है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट की, एंड मोस्टली जो हैवियर पार्टिकल होता है, कंपैक्ट पार्टिकल होता है, वो क्या कहलाता है, उसके पास ज्यादा अमाउंट ऑफ मोर अमाउंट ऑफ या कह सकते हैं लार्जर वैल्यू ऑफ स्पेट्सबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट उस पार्टिकल का लार्जर होता है। चलिए
हो गया। अब अगर हम लोग साइट्स की बात करें कि राइबोसोम के पास क्या क्या साइट्स प्रेजेंट होते हैं, तो राइबोसोम के अंदर जब आप ट्रांसलेशन पढ़े होंगे तो उसके पास 3 साइट प्रेजेंट होता है, ई, पी एंड ए साइट। ई साइट, पी साइट एंड ए साइट। तो साइट्स ऑफ राइबोसोम में अगर हम लोग बात करें तो राइबोसोम के पास 3 साइट प्रेजेंट होता है फॉर बाइंडिंग ऑफ द टीआरएनए, the peptide or the donor site, that is the P site, the amino acid or acceptor site, that is known as A site, and एक और site present होता है that is exit site, जो कि E site कहलाता है। तो राइबोसोम के पास 3 साइट प्रेजेंट होंगे, E साइट होगा, P साइट होगा और A साइट होगा, और इसी तरह ये प्रेजेंट होते भी हैं। सबसे पहले P साइट की बात करते हैं। तो जो टीआरएनए आता है, पेप्टाइड या फिर डोनर साइट, ये होता है जहां पे टीआरएनए जो है अमीनो एसिड को लेकर के आता है, ठीक है। उसके बाद ए साइट होता है जहां पे एमिनो एसिड या एक्सेप्टर साइट होता है। उसके बाद ई साइट होता है जो कि एग्जिट साइट होता है। तो ये जो है एक राइबोसोम का स्ट्रक्चर है जहां पे तीनों साइट जो है वो दिखाई जा रही हैं कि ये ई साइट है, ये पी साइट है एंड ये ए साइट है। इसे आप ड्रॉ कर लीजिए। हो गया। चलिए अब फंक्शंस की बात करते हैं कि जो राइबोसोम है उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो एक फंक्शन तो आई होप सबको पता होगा, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस। चलिए प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम जो है वो प्रोटीन फैक्ट्रीज कहलाते हैं सेल्स के। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से इन द सेंस जब से हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं, तब से हम लोग को ये चीज पता है। चलिए उसके बाद ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या है? ट्रांसलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, एमआरएनए का यूज होता है, राइबोसोम इन्वॉल्व होते हैं, टीआरएनए अमीनो एसिड को लाता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो ट्रांसलेशन क्या होता है? ट्रांसलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें राइबोसोम जो है जेनेटिक कोड को, जो कि एमआरएनए पर प्रेजेंट होता है, आई होप जेनेटिक कोड आप सभी पढ़े होंगे। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको कोई कंफ्यूजन है या नहीं पढ़ा है तो इससे पहले जो है, इससे पहला लेक्चर जेनेटिक कोड पर ही था, आप उसे पढ़ लीजिएगा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इन शॉर्ट आप भी आपको समझा देते हैं कि जैसे मान लीजिए ये एमआरएनए हो गया, तो इसमें बहुत सारे नाइट्रोजनस बेसेस प्रेजेंट होते हैं एंड ये ट्रिपलेट फॉर्म में जो है ये एज जेनेटिक कोड प्रेजेंट होते हैं। तो इनके पास क्या प्रेजेंट होता है? कोडॉन प्रेजेंट होता है एंड जो टीआरएनए जिसके पास वो अमीनो एसिड को कैरी करके ले आ रहा है उसके पास एंटी कोडॉन प्रेजेंट होता है एंड इसी कोड को वो रीड करके पर्टिकुलर टीआरएनए जो है एंटी कोडॉन जो इसके पास प्रेजेंट होगा वो आएगा, इनके इंट्रैक्शंस होंगे एंड अमीनो एसिड जो है वो ट्रांसफर होते जाते हैं एक के बाद एक के बाद एक, जैसे जैसे राइबोसोम आगे बढ़ता है वैसे वैसे। एंड इसी अमीनो एसिड के एक के बाद एक आने के बाद ये जो है दो अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड को फॉर्म करेंगे एंड ये एक लॉन्ग सीक्वेंस चलता रहेगा एंड जब तक कि यहाँ पे कोई स्टॉप कोडॉन ना आ जाए। स्टॉप कोडॉन कौन कौन सा है? 3 स्टॉप कोडॉन हैं, UAA, UAG, UGA। ये तीनों में से कोई एक आ नहीं जा रहा है तब तक राइबोसोम आगे चलता रहता है, जब ये आ जाता है तब ट्रांसलेशन रुक जाती है। ठीक है, इतना बेसिक था, आई होप आपको पता होगा। चलिए तो क्या कर रहा है राइबोसोम? राइबोसोम जो है वो रीड करता है, किसको रीड करता है? एमआरएनए को रीड करता है। एमआरएनए पे क्या प्रेजेंट होता है? एमआरएनए पे जो है वो जेनेटिक कोड प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए तो ये क्या कर रहा है? ये ट्रांसलेशन में हेल्पफुल है एंड ये ट्रांसलेशन में हेल्पफुल है एंड एमआरएनए जो है उसके ऊपर ये चलता जाता है एंड यहाँ पे ये ट्रांसलेशन कराता है इस सीक्वेंस के बेसिस पे कि किस तरह के कोडॉन्स जो है
वो प्रेजेंट होंगे एंड उसी कोडॉन के बेसिस पे ही स्पेसिफिक जो ऑर्डर है अमीनो एसिड का वो आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे AUG प्रेजेंट है, ठीक है, तो कौन सा अमीनो एसिड आएगा? मेथियोनिन ही आएगा ना। जिस तरह से कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं उस हिसाब से जो है अमीनो एसिड आता रहता है एंड इसी कोडॉन के सीक्वेंस के हिसाब से जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है वो भी आते रहते हैं एंड ये डिसाइड करते हैं कि किस तरह से प्रोटीन जो है कौन सा प्रोटीन सिंथेसाइज होगा। अगर यहाँ पे अमीनो एसिड का सीक्वेंस जैसा होना चाहिए, ठीक है, उस प्रोटीन के लिए वैसा नहीं हुआ, म्यूटेशन हुआ, तो क्या होगा? प्रोटीन जो है वो गलत फॉर्म हो जाएगा, माल फंक्शनिंग हो जाएगा एंड उसके वजह से अलग अलग जो प्रोसेस है या अलग अलग जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया में होता है। चलिए उसके बाद क्या होता है? राइबोसोम जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कैसे होता है? राइबोसोम जो है वो कैटेलाइज करता है किस प्रोसेस को? फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड को। किनके बीच में? अमीनो एसिड्स के बीच में, जिसके वजह से जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो फॉर्म हो पाती है। उसके बाद ट्रांसलोकेशन कराने में ये हेल्पफुल होता है। कैसे? जैसे ही राइबोसोम मूव करता है mRNA के अलोंग, यहाँ पे ये फैसिलिटेट करता है ट्रांसफर ऑफ द tRNA को, जिसके वजह से ये tRNA जो कि अमीनो एसिड को कैरी कर रहा है, ये जो है फिर इसका ट्रांसफर होता है एंड फर्दर मूवमेंट होता है ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन का एंड यहाँ पे इसकी जो ग्रोथ है वो होती है। तो ट्रांसलोकेशन हो रहा है, ये आगे आगे बढ़ रहा है, tRNA आ रहा है, अपने अमीनो एसिड को ला रहा है, फिर अमीनो एसिड के जो पहले वाला प्रेजेंट था एंड अभी जो आया उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। अब फर्दर जो tRNA काम का नहीं है वो एग्जिट चैनल से चला जाएगा। तो इस तरह से ये जो है ट्रांसलोकेशन कराने में हेल्पफुल है। तो ओवरऑल अगर आप देखें, इन शॉर्ट अगर कहें, तो ये सारी प्रोसेस अगर आप देखें ट्रांसलेशन को, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को या ट्रांसलेशन को, तो ये सब क्या किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? प्रोटीन सिंथेसिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि जो राइबोसोम है वो प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड हेंस इट इज आल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्टरीज। तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो ओवरऑल राइबोसोम है क्या? एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल जिसका ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है, उसे क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं। तो सेल के पास छोटे छोटे ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं एंड ये क्या कहलाते हैं? ये राइबोसोम कहलाते हैं। उसके बाद राइबोसोम जो हैं ये राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं। मतलब इनके पास देखिए अगर आप, तो राइबोसोम के पास आरएनए प्रेजेंट होता है। कौन सा आरएनए? आरआरएनए प्रेजेंट होता है एंड इनके पास प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जिनसे मिलकर के ये बने हुए होते हैं। राइबोसोम जो है वो वर्क बेंचेस की तरह काम करता है विद द mRNA और एक्ट करता है एज अ ब्लूप्रिंट इन द प्रोसेस दैट इज नोन एज प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से बताया गया है कि ये लार्ज सब यूनिट है, ये स्मॉल सब यूनिट है एंड ये सेंट्रल प्रोटोट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स जो है वो है। ठीक है, चलिए। वैसे ये डायग्राम इतना ज्यादा अप्रोप्रिएट है नहीं, आप जो है अपने तरफ से जो आपका ये होमवर्क है कि आप जो है अपना राइबोसोम जो है उसका डायग्राम अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो राइबोसोम है क्या? राइबोसोम एक कॉम्प्लेक्स सेलुलर मशीन है, जो कि मशीन इन द सेंस सेल ऑर्गेनल है, लेकिन इसका फंक्शन है ना प्रोटीन सिंथेसिस का, तो इस वजह से इस रेफरेंस में यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, तो है क्या? ये सेल ऑर्गेनल है एंड मशीन की तरह एक्ट
एक्ट करता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ये जो है लार्जली मिल करके बना हुआ होता है स्पेशल टाइप ऑफ आरएनए से, और ये स्पेशल टाइप ऑफ आरएनए राइबोसोमल आरएनए कहलाता है, आरआरएनए कहलाता है। एज वेल एज इसके पास दर्जन ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड इसकी जो एग्जैक्ट नंबर है कि कौन राइबोसोम में कितने प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ये स्पीसीज से स्पीसीज वैरी करता है। ओवरऑल आपको ये लिखना है या आपको याद रखना है कि इसके पास जो है आरआरएनए प्रेजेंट होता है एंड डजन्स ऑफ प्रोटीन्स जो हैं जिन्हें राइबोसोमल प्रोटीन कहा जाता है वो प्रेजेंट होता है। इसके बाद जो राइबोसोमल प्रोटीन है और जो आरआरएनए है ये अरेंज होते हैं टू डिस्टिंक्ट राइबोसोमल पीसेस ऑफ डिफरेंट साइज में, जो कि जनरली क्या कहलाता है, लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट कहलाते हैं राइबोसोम्स के। एंड राइबोसोम्स के पास दो सब यूनिट होता है जो कि क्या करता है, जो कि फिट होता है आपस में एंड वर्क करता है एज वन एंड ट्रांसलेट करता है mRNA को into a polypeptide chain during a process that is known as protein synthesis, and this process is known as translation. अब इसकी वजह से ये जो फॉर्म हुए हैं फ्रॉम टू सब यूनिट्स, ये जो है ये दोनों ही सब यूनिट इक्वल साइज के नहीं होते हैं, नॉन इक्वल साइज होते हैं एंड ये स्लाइटली लॉन्गर होते हैं ऑन द एक्सिस देन द डायमीटर। एंड ये जो है यहाँ पे इसे आप नोट कर लीजिए, ये टाइपिंग एरर है तो इसे आप नोट नहीं करिएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। डायमेंशंस की अगर हम लोग बात करें तो डायमेंशंस हैं वो किस तरीके से हैं। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात करते हैं। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जिसे कॉमनली 70s राइबोसोम कहा जाता है, इसके पास जो है डायमेंशंस होते हैं 14 to 15 नैनोमीटर बाई 20 नैनोमीटर का। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो अप्रोक्सीमेटली 2.7 मिलियन डाल्टन का होता है, दैट इज 2.7 into 10⁻⁶ डाल्टन होता है। ये जो है दो सब यूनिट से मिलकर के बने हुए होते हैं। पहला होता है 50s सब यूनिट, दूसरा होता है 30s सब यूनिट। देखिए यहाँ पे भी 30s होगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया, ठीक है। ये भी टाइपिंग एरर था, चलिए इसे नोट कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है ये कितना होता है, तो 2.7 into 10⁶ डाल्टन। उसके बाद राइबोसोम्स जो हैं वो किस तरह से इंपॉर्टेंट होते हैं उसका एक छोटा सा जो समरी है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस में 3 फेजेस होते हैं, इनिशिएशन का, इलोंगेशन का एंड टर्मिनेशन का, ठीक है। तो इनिशिएशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड यहाँ पे हम लोग किस जो है ऑर्गेनिज्म के थ्रू हम लोग पढ़ रहे हैं, तो प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन। प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन के थ्रू जो राइबोसोम है उनके फंक्शन को थोड़ा सा हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन में क्या होगा, 70s राइबोसोम आएगा। 70s राइबोसोम मतलब 50s और 30s उसके सब यूनिट्स होंगे। चलिए, तो ट्रांसलेशन में सबसे पहले हम लोग प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन का इनिशिएशन डिस्कस करेंगे। इनिशिएशन जो है वो फर्स्ट फेज होता है ट्रांसलेशन के अंदर। ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है तब जब mRNA अटैच होता है 30s सब यूनिट से एंड सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। उसके बाद tRNA आएगा एंड वो क्या करेगा, बाइंड होगा mRNA से, कहाँ पे, न्यूक्लियोटाइड कोड जहाँ पे उसके मैच होंगे, मतलब कोडॉन जहाँ पे वो मैच होंगे तब, एंड ये ट्रिगर करेगा 50s राइबोसोम्स को
राइबोसोमल सब यूनिट को कि आओ अब तुम भी आकर के 30S से बाइंड हो जाओ। एंड यहाँ पे जो 50S है, यहाँ पे जहाँ ऑल द टीआरएनए जो है वो जैसे जैसे कोडॉन्स होंगे, जैसे जैसे वो राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट होगा, उस हिसाब से वो आने लगेंगे। अब यहाँ पे जो है इसके बाद इलोंगेशन का फेज आ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ते हैं कि ये जो है राइबोसोम है, इसकी ये स्मॉल यूनिट हो गई, ये बिग यूनिट हो गई। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे जो है mRNA प्रेजेंट है, ये इसका 5 प्राइम हो गया है और ये इसका 3 प्राइम एंड हो गया। तो सबसे पहले जो है स्टार्ट कोडॉन को जो स्मॉल यूनिट है वो आएगा, रिकॉग्नाइज कर लेगा, यहाँ पे इसकी बाइंडिंग हो जाएगी। फिर टीआरएनए आएगा, उसे देखेगा एंड उसके हिसाब से जो है फिर ये ट्रिगर करेगा कि 50S यूनिट जो है वो भी एट बाइंड हो। एंड इस तरह से जो इनिशिएटर टीआरएनए है वो आएगा एंड वो जो है इनिशिएशन के प्रोसेस को कराएगा। तो पहले ये डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिए। तो इनिशिएशन का जब स्टेप कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जो है इलोंगेशन का स्टेप आता है। इलोंगेशन जो है सेकंड फेज होगा, यहाँ पे दो बाइंडिंग साइट होंगी, कहाँ पे 50S पे। एंड ये बाइंडिंग साइट कौन कौन सी होंगी, ए साइट और पी साइट, जो कि हेल्प किस चीज में करेंगी, फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द ट्रांसलेशन प्रोसेस। पहले टीआरएनए जो है वो आएगा ए साइट पे, अब यहाँ पे ये मूव करेगा कहाँ पे, पी साइट पे। जब अनदर टीआरएनए जो है वो दूसरे कोडॉन को रीड करके राइबोसोम, उस हिसाब से टीआरएनए दूसरा वाला जो है वो आएगा। सेकेंड टीआरएनए जो है वो बाइंड हो जाएगा ए साइट पे एंड इस तरह से जो इलोंगेशन की प्रोसेस है वो चलते जाएगी। जिस तरह से ट्रांसलोकेशन होगा राइबोसोम का, जैसे जैसे वो कोडॉन को पढ़ेगा, रीड करेगा, उस तरह से इसका जो मूवमेंट है एंड एक के बाद एक जो टीआरएनए है वो आते जाएंगे। एंड एक आया उससे पहले वाला जो है क्या होगा, वो एग्जिट चैनल से एग्जिट हो जाएगा। उसके बाद इलोंगेशन में अगर हम लोग बात करें तो इलोंगेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है कि हम लोग बात कर रहे हैं कि एक अमीनो एसिड आया है, फिर उसके बाद दूसरा टीआरएनए आया, वो दूसरे अमीनो एसिड को लाया। तो इन दोनों के बीच में अटैचमेंट तो होना चाहिए ना, कि सिर्फ अमीनो एसिड को लाना ही है, वो अटैच होंगे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में, और यहाँ पे अटैचमेंट के लिए इनके बीच में बॉन्ड बनता है, और ये बॉन्ड क्या कहलाता है, पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमीनो एसिड आपस में किस बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं, दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, चलिए। तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन जो है इलोंगेशन के प्रोसेस के समय पे होता है, जहां पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है बिटवीन द अमीनो एसिड ऑफ द टीआरएनए। मान लीजिए पहला जो स्टार्ट कोडॉन था वो क्या हो गया, एयूजी, तो उस हिसाब से मेथियोनिन आएगा। दूसरा जो कोडॉन था वो प्रोलीन के लिए था, तो दूसरा जो टीआरएनए है वो प्रोलीन अमीनो एसिड को लाया, तो अब मेथियोनिन हो गया, प्रोलीन हो गया। अब इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा एंड ये बॉन्ड फॉर्मेशन जो है ये कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, अब इसके बाद होगा क्या कि जो पहला टीआरएनए है यहाँ पे इसका काम हो गया है, अमीनो एसिड को ला दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा अपने अमीनो एसिड से एंड लीव कर देगा राइबोसोम को थ्रू द एग्जिट चैनल। सेकेंड जो टीआरएनए है जिसके पास अभी भी प्रोलीन है, ये जो है पहले इनकी अटैचमेंट कराएगा कि जो मिथ्योनिन है प्रोलीन है वो आपस में अटैच हो जाए एंड देन जो है वो रिलीज होंगे। इस तरह से जो इलोंगेशन का प्रोसेस है वो होता है। तो अभी तो हम आपको एकदम शॉर्टकट में बता रहे हैं, क्योंकि आप ट्रांसलेशन को देखें तो ट्रांसलेशन बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, चाहे आप प्रोकैरियोट्स की बात कर लें एंड प्रोकैरियोट्स के बाद तो जो है जब आप यूकैरियोट्स को पढ़ेंगे तो यूकैरियोट्स के अंदर तो और भी ज्यादा लेंथी होता है। ठीक है, चलिए, तो इलोंगेशन हो गया। अब इसके बाद हम लोग लास्ट प्रोसेस पढ़ेंगे, दैट इज टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन कैसे होगा प्रोकैरियोट्स के अंदर, उसमें राइबोसोम का क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो जैसे कि राइबोसोम जो है वो मूव करते जा रहा है एंड कोडॉन्स को वो पढ़ते जा रहा है, लेकिन राइबोसोम जिस तरह से ट्रांसलोकेट हो रहा है
मूव हो रहा है न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट्स पर, मतलब न्यूक्लियोटाइड का जो कोडॉन है उस पे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, फाइनली फिर राइबोसोम जो है वो स्टॉप कोडॉन के पास जाकर के रुक जाता है। क्यों? क्योंकि स्टॉप कोडॉन जो है वो किसी अमीनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो यहाँ पे ट्रांसलेशन को स्टॉप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये टर्मिनेटिंग सिग्नल दे रहा है। ठीक है, तो जैसे आप पढ़े थे ना कि जेनेटिक कोड में 4 कोडॉन्स होते हैं जो कि सिग्नलिंग कोडॉन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सिग्नलिंग कोडॉन्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट करके कहीं नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 4 कोडॉन्स हैं जो कि क्या कहलाते हैं? सिग्नलिंग कोडॉन्स। उसमें से एक जो है वो स्टार्ट सिग्नलिंग कोडॉन होगा और 3 जो है वो टर्मिनेटिंग कोडॉन्स होते हैं। तो स्टार्ट का जो सिग्नलिंग देता है वो होता है AUG, एंड स्टॉप के लिए जो है या टर्मिनेटिंग कोडॉन्स जो है वो कौन कौन से होते हैं? UAA, UAG एंड UGA। ठीक है, तो इसे आप कहीं पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं कैसे ये स्टॉप होता है। तो ये सारे अगर कोडॉन्स आ गए, जिसे क्या कहते हैं, जब राइबोसोम आया जेनेटिक कोड को पढ़ रहा था एंड वहां पे स्टॉप कोडॉन आ गए, तो वहां पे जो पेप्टाइड चेन है उसी समय पे वो टर्मिनेट हो जाती है, वो क्या हो जाती है? वो फिनिश हो जाती है, एंड लास्ट टीआरएनए जो है वो क्या करेगा? वो अब वहां से राइबोसोम से एग्जिट चैनल के थ्रू एग्जिट हो जाएगा एंड लिविंग बिहाइंड द कंप्लीटेड पेप्टाइड। तो अब फिर जो है एक लॉन्ग स्ट्रेंथ ऑफ लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ पेप्टाइड जो है वो मिल जाएगी पॉलीपेप्टाइड, तो उसको जो है वो छोड़ के चला जाएगा एंड इस वजह से फिर ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए। तो ओवरऑल अगर हम लोग समरी में पढ़ें कि किस तरह से क्या क्या स्टेप्स हुए हैं, तो इनिशिएशन से स्टार्ट करते हैं। इनिशिएशन में ये जो नेसेसरी कंपोनेंट्स हैं सबसे पहले ये असेंबल होंगे एंड देन इनिशिएशन स्टार्ट होगा। किसका इनिशिएशन हम लोग पढ़ रहे हैं? प्रोकैरियोट का। ठीक है, सबसे पहले जो 2 राइबोसोमल सब यूनिट है वो एक के बाद एक आते हैं एंड अटैच होते हैं। टीआरएनए जो है वो एंटीकोडॉन जो है अपने कोई किसी एक एंटीकोडॉन को जिस हिसाब से जो अगर हम लोग इनिशिएशन की बात करें तो स्टार्ट कोडॉन है, तो इस हिसाब से जो फॉर्मल मेथियोनिन टीआरएनए है वो आएगा एंड वो मेथियोनिन को लेकर के आएगा। ठीक है, उसके बाद एमआरएनए मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसलेशन जो है उनका स्टार्ट होता है अलोंग विद सेवरल एडिशनल प्रोटीन फैक्टर्स। ये जो है ट्रांसलेशनल फैक्टर्स इनिशिएशन जो है स्टार्ट होता है। ई कोलाई की अगर हम लोग बात करें एंड मोस्ट बैक्टीरिया की, तो यहाँ पे जो ट्रांसलेशन होता है वो स्पेशली मॉडिफाइड अमीनो एसिड टीआरएनए से होता है एंड ये टीआरएनए जो है क्या कहलाता है? एन फॉर्मिल मेथियोनिन टीआरएनए कहलाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है अल्फा अमीनो इसका जो है ये ब्लॉक्ड होता है बाय अ ग्रुप दैट इज फॉर्मिल ग्रुप एंड इस वजह से यहाँ पे जो अमीनो एसिड टीआरएनए है ये यूज होता है सिर्फ और सिर्फ इनिशिएशन के लिए। अब यहाँ पे जो एन फॉर्मल मेथियोनिन टीआरएनए है ये अटैच करेगा खुद को पी साइट ऑफ द राइबोसोम में, दैट इज पेप्टाइडल साइट एंड इसके बाद जो है बाकी के प्रोसेसेस होंगे। तो पहले आप इसे नोट करिए। उसके बाद राइबोसोम जो है, राइबोसोम के पास 2 डोमेन्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा रुके, पहले ये पढ़ा दें फिर उसके बाद। तो इस तरह से फिर इनिशिएशन हो जाएगा एंड देन इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या होगा कि एक एक जिस तरह से राइबोसोम ट्रांसलोकेट होगा
उस हिसाब से फिर जो tRNA है वो अमीनो एसिड को लाते हैं एंड पेप्टाइडल एक्टिविटी जो है वो होती है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है एंड एट लास्ट टर्मिनेशन होता है। टर्मिनेशन में होगा क्या कि जो स्टॉप कोडॉन है जब वो आ जाते हैं mRNA पर, तब वहां पे जो रीडिंग है, जो ट्रांसलोकेशन है राइबोसोम की, वो स्टॉप हो जाती है एंड टर्मिनेशन हो जाता है। उसके बाद राइबोसोम्स की अगर हम लोग बात करें तो राइबोसोम के पास दो डोमेन प्रेजेंट होते हैं। पहला डोमेन कहलाता है ट्रांसलेशनल डोमेन और दूसरा डोमेन कहलाता है एग्जिट डोमेन। ट्रांसलेशनल डोमेन क्या होता है? वो रीजन जो कि रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसलेशन को कराने के लिए, वो कहलाता है ट्रांसलेशनल डोमेन। बोथ सब यूनिट जो है उनके पास ये दोनों ही सब यूनिट कंट्रीब्यूट करती हैं to this subunit and located in the upper half of the smaller subunit and in associated areas of the larger subunit। ठीक है, उसके बाद एग्जिट डोमेन। एग्जिट डोमेन क्या होता है? देखिए, जो ग्रोइंग पेप्टाइड चेन है जो कि इमर्ज आउट हो रहा है फ्रॉम द लार्ज सब यूनिट एट द एग्जिट चैनल, इसी को कहते हैं एग्जिट डोमेन। ये लोकेटेड होता है ऑन द साइड ऑफ द सब यूनिट एंड लार्जेस्ट सब यूनिट पे ये एक साइड पे अटैच होता है। ठीक है, तो ये दोनों जो है डोमेन्स प्रेजेंट है। पहला है ट्रांसलेशनल डोमेन जिसमें दोनों ही जो सब यूनिट है लार्जर एंड स्मॉलर ये कंट्रीब्यूट करते हैं एंड ओवरऑल यहाँ पे ट्रांसलेशन कराने में ये हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद एग्जिट डोमेन है जो कि ये चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि जो ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन है वो इमर्ज आउट हो सके लार्जर सब यूनिट से एंड एग्जिट कराने में ये हेल्पफुल होता है। उसके बाद अगर आप देखें राइबोसोम्स को, तो राइबोसोम्स जो है ये कुछ इस तरीके से इनका जो स्ट्रक्चर है वो होता है। अगर आप प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के पास दो सब यूनिट, एक होगा 50S सब यूनिट एंड एक होगा 30S सब यूनिट। तो ये जो है इस तरीके से इनका जो है स्ट्रक्चर होता है। आई होप आपको ये जो राइबोसोम का टॉपिक है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है हम लोग इसमें इस यूनिट में बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी है, जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेन फोकस था वो है ट्रांसलेशन के ऊपर। इसी वजह से सबसे पहले आप जेनेटिक कोड को पढ़ें ताकि आप जेनेटिक कोड को अच्छे से समझ सकें एंड उसके बाद जो है राइबोसोम के बारे में हम लोग डिस्कस किए और बहुत ही शॉर्ट में किस तरीके से ट्रांसलेशन प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है इसको भी हम आपको समझाने की कोशिश किए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो है हम लोग ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक जो है ये अच्छे से समझ में आया होगा। एट लास्ट अगर आपको ये जो टॉपिक है ये अच्छे से समझ में आया है और आप चाहते हैं कि आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड सारे टॉपिक को आप पढ़ें और समझें, तो आप हमारे नवोदय बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अंदर आपको विद इन 3 मंथ्स आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, अच्छे से समझाए जाएंगे एंड ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेंगी, लाइव डाउट क्लास मिलेगा, क्लास हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, वन शॉट जो यूनिट वाइज रिवीजन वीडियोस हैं वो भी अवेलेबल होंगी। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इनरोल होना है तो उसके लिए करना क्या होगा कि सिंपली आपको प्ले स्टोर जो ऐप है वहाँ पे जाना है एंड प्ले स्टोर पे जाना है, DNS एडुकेयर ऐप जो है उसको खोलना है एंड उसमें जो है आप डाउनलोड करके उसमें एनरोल हो सकते हैं एंड ज्वाइन कर सकते हैं हमारे बैच को। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि आप अपने नोट्स जरूर से बनाया करिए। फिर से थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।